न्यूजीलैंड खुद को एक उदार लोकतंत्र के रूप में प्रस्तुत करता है। ये 4 अन्य लोकतंत्रों के साथ सुरक्षा गठजोड़ में है, लेकिन चीन के सामने खड़े होने में मुश्किल हो रही है। तो न्यूजीलैंड किसकी तरफ है? आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने लगभग 6 साल के कार्यकाल के बाद जनवरी में प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। आधिकारिक तौर पर उसने बनावट के कारण इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसकी अनुमोदन रेटिंग था घर में गिर गई, जिससे उसके फिर से चुनाव की संभावनाएं खतरे में पड़ गईं। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया ताकि उन्हें अगले चुनाव में हार का सामना न करना पड़े, जिससे मैं संबंधित हो सकता हूं। मुझे हारने से भी नफरत है, इसलिए एक बार जब मैं जीवन भर के लिए सर्वोच्च नेता बन गया तो उसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा। समस्या हल हो गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्डन को एक उदार आइकन के रूप में जाना जाता था, जो सभी दया की राजनीति के बारे में थे। कौन सा, यदि आप राजनीति का अनुसरण करते हैं, एक ऑक्सीमोरोन की तरह लगता है। दया की राजनीति एक नो टच मसाज की तरह है। ये कंपनी के साथ सिर्फ एक झपकी है। अर्डन ने वादा किया कि उनकी लेबर पार्टी परिवर्तन की सरकार का नेतृत्व करेगी। अब अगर लेबर पार्टी ने एवोकाडो टोस्ट को बदलने का काम किया होता तो शायद यह संभव होता। एक अंडे पर फेंको, शायद कुछ मूली, यह एक परिवर्तित टोस्ट है। लेकिन पूरा देश, कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें इसे मूलभूत परिवर्तन में बदलना पड़ा। हालांकि उनके कार्यकाल के दौरान कुछ बदलाव हुए थे। क्राइस्टचर्च हमले के बाद देश ने सेमी ऑटोमेटिक बंदूकों पर प्रतिबंध लगा दिया। पिछले साल रहने की लागत 8% से अधिक हो गई। 2025 तक सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और उसने लगभग अपना नाम एक नए गाय के पात कर पर प्राप्त कर लिया, लेकिन जब तक वो चली गई तब तक वो बिल संसद के माध्यम से नहीं बना। जी हाँ, न्यूजीलैंड में जलवायु परिवर्तन की कीमत गायों को भी चुकानी पड़ती है। ईमानदारी से, मैं कुछ मनुष्यों पर कर लगाने के साथ ठीक हूं, जो विशेष रूप से हवाई जहाज में पादते हैं। मुझे परवाह नहीं है अगर हम 40,000 फीट हवा में हैं, हम अभी भी एक समाज में रह रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अपनी प्रगतिशील सदाशयता को देखते हुए अर्डन चीन के मानवाधिकारों के हनन के बारे में मुखर होंगी। आखिरकार सहानुभूति उसकी तरह की थी, लेकिन चीन को उसके मानवाधिकारों के हनन के लिए बुलाने का उसका ट्रैक रिकॉर्ड एक ठोस एम्पा फेल के लिए था। न्यूजीलैंड ने झिंजियांग में उइगुरों के साथ चीन के व्यवहार के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बयान जारी किया। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के साथ टैग करना था, सिर्फ ये कहने के लिए कि वे चिंतित हैं। मैंने मजबूत भाषा के साथ हस्तक्षेप देखा है, और वो शराब पीना था और नहीं, आप जानते हैं, नरसंहार। और हांगकांग पर सरकार ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा इसे अपने हाथ में लेने के बारे में अधिक चिंता व्यक्त करते हुए कई बयान जारी किए। मुझे लगता है कि उइगर और हांगकांग के लोग भी चिंतित हैं, कि चिंता व्यक्त करना उतना ही है जितना न्यूजीलैंड जाना चाहता था। लेकिन अर्डन की लेबर पार्टी ने सुनिश्चित किया कि नरसंहार का कोई भी उल्लेख उइगर उत्पीड़न पर एक प्रस्ताव से हटा दिया जाए, इससे पहले कि संसद में भी बहस हो। और उस वर्ष की शुरुआत में न्यूजीलैंड ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हांगकांग में गिरफ्तारियों की निंदा करते हुए एक संयुक्त बयान दिया। जबकि इसने हांगकांग पर अन्य देशों के प्रतिबंधों का समर्थन किया, न्यूजीलैंड ने स्वयं को लागू नहीं किया, क्योंकि नरसंहार करना और राजनीतिक असंतुष्टों को कैद करना एक बात है। 2019 में चीन की यात्रा से पहले ह्यूमन राइट्स वॉच ने अर्डन को चीन के मानवाधिकारों के हनन के बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ कहने के लिए कहा, जो उसने नहीं किया। वर्षों से न्यूजीलैंड ने मानवाधिकारों पर निजी कूटनीति पर लगभग विशेष रूप से भरोसा किया है। एक अभ्यास चीनी अधिकारी पसंद करते हैं क्योंकि यह उन्हें ऐसा व्यवहार करने में सक्षम बनाता है जैसे कि इस तरह की चर्चा कभी हुई ही नहीं है। हालांकि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चेहरे का कोई नुकसान नहीं हुआ है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपने मानवाधिकारों के हनन की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, जैसा मैं अभी कर रहा हूं। तो इस वीडियो को शेयर बिल्कुल ना करें। क्या अब हम सीसीपी को परेशान नहीं करना चाहेंगे? लेकिन जब चीन की बात आती है तो यह वास्तव में न्यूजीलैंड की सबसे कम कायरता है। मैं आपको ब्रेक के बाद और बताऊंगा। वापसी पर स्वागत है। न्यूजीलैंड एक खुफिया साझाकरण नेटवर्क का हिस्सा है जिसे फाइव आइज कहा जाता है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ और इसमें यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। न्यूजीलैंड को चीन से संबंधों के कारण नेटवर्क की एक कमजोर कड़ी माना जाता रहा है। और अगर हम ईमानदार हैं तो थोर
लव एंड थंडर के कारण भी। वे कैसे ताइका वेटिटी को इस तरह बदबूदार बनाने दे सकते हैं? न्यूजीलैंड की लेबर पार्टी और नेशनल पार्टी दोनों के संसद में चीनी जासूसों से जुड़े घोटाले हुए हैं। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो मैं नीचे उस पर हमारे एपिसोड का लिंक छोड़ दूंगा। न्यूजीलैंड के चुनावों में अवैध चीनी धन और प्रभाव के भी आरोप लगे हैं, फिर से इसके दोनों मुख्य राजनीतिक दलों पर। मुझे पता है ये चौंकाने वाला है। दोनों प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल वास्तव में किसी बात पर सहमत हो सकते हैं। क्यों? ये दिल को छू लेने वाला होगा अगर वे जिस पर सहमत हुए वो भ्रष्टाचार नहीं था। 2018 में किया के पूर्व विश्लेषक पीटर मैटिस ने अमेरिकी सांसदों को बताया कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों को उनकी सरकारों में चीनी प्रभाव से समझौता करना पड़ा था। लेकिन वो विशेष रूप से न्यूजीलैंड के बारे में चिंतित थे क्योंकि इसने खतरे पर कैसे प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, न्यूजीलैंड में पिछले प्रधानमंत्री बिल इंग्लिश और जेसिंडा अर्डन दोनों ने इनकार किया है कि कोई समस्या है। मुझे लगता है कि किसी स्तर पर 5 आइज या 4 आइज को इस बारे में चर्चा करने की जरूरत है कि न्यूजीलैंड रह सकता है या नहीं। इस समस्या को राजनीतिक कोर के साथ दिया गया है और यह एक कठिन चर्चा है। एक तरफ, क्या आप न्यूजीलैंड पर भरोसा कर सकते हैं जो समझौता करने लगता है और इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और दूसरी ओर यदि आप उन्हें बाहर निकाल देते हैं तो संगठन को 4 आइज कहा जाएगा और यह सिर्फ उन्हें डॉग की तरह ध्वनि देता है। पीटर मैटिस ने न्यूजीलैंड के रूढ़िवादी नेशनल पार्टी के नेता पूर्व प्रधानमंत्री बिल इंग्लिश का उल्लेख किया। जब वे पद पर थे उन्होंने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए न्यूजीलैंड पर हस्ताक्षर किए। अधिकांश अन्य पश्चिमी देशों ने साइन अप नहीं किया। इसका कारण यह है कि यह एक भयानक सौदा है और एक जाल है। विचार यह है कि रोड इनिशिएटिव देशों को उनके बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करता है। चीन देशों को सस्ते ऋण, सामग्री और श्रम प्रदान करता है, जो विशेष रूप से उन गरीब देशों के लिए आकर्षक है जो अन्यथा ऋण प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन यहीं पर ग्रेवी ट्रेन खत्म हो जाती है। चीन अपने बुनियादी ढांचे में स्पाईवेयर स्थापित करने के लिए जाना जाता है। परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने के लिए जब देश ऋण का भुगतान नहीं कर सकता है या बुनियादी ढांचे का निर्माण कर सकता है जो इतना भद्दा है, देश इसका उपयोग भी नहीं कर सकता है। अनिवार्य रूप से चीन जासूसी कर रहा है, नियंत्रण को जब्त करने की कोशिश कर रहा है और निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्माण कर रहा है। कौन अनुमान लगा सकता था कि ऐसा होगा? यह एम्बर हर्ड से एक एयरबीएनबी किराए पर लेने और बेडशीट साफ नहीं होने पर चौंकने जैसा है। अब न्यूजीलैंड के बेल्ट एंड रोड समझौते का कुछ भी नहीं आया है सिवाय कुछ कागजों के। हालांकि अर्डन के तहत सरकार ने इसे पिछले साल ऑटो नवीनीकरण से नहीं रोका, इसलिए शायद इसके साथ कुछ होने की संभावना है। मुझे नहीं पता। न्यूजीलैंड यह ऐसा कुछ नहीं है जिस पर आप वास्तव में आधे अधूरे जा सकते हैं। आप या तो चीन की जेब में हैं या आप 5 आइज में हैं। बीच व्यापार संबंध इससे भी ज्यादा चुस्त हो गए हैं। मैं समझाता हूं कि यह ऐसी समस्या क्यों है। ब्रेक के ठीक बाद वापसी पर स्वागत है। 2008 में न्यूजीलैंड के श्रम प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क ने चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। अर्डन की सरकार ने 2021 में फिर से एक संशोधित मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसलिए जबकि न्यूजीलैंड पहले से ही चीन के साथ व्यापार समझौते के दूसरे दौर में है और यह कहता है कि यह यूरोपीय संघ के साथ एक पर काम कर रहा है, इसका अमेरिका के साथ कुछ भी नहीं है। इसका उल्लेख करने का कारण यह है कि न्यूजीलैंड बहुत स्पष्ट रूप से सरकार की व्यापार वेबसाइट के शीर्ष पर कहता है। ये लगभग वैसा ही है जैसे उन्हें गर्व है कि उनका चीन के साथ अमेरिका की तुलना में बेहतर व्यापार संबंध है, जो इस बात पर गर्व करने जैसा है कि आप डाक सेवा का उपयोग करने के बजाय अपने सभी मेल कुरियर पेंगुइन के माध्यम से भेजते हैं। यार, यह कोई आश्चर्य नहीं है कि लोग उन्हें 5 आइज से बाहर चाहते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की आंखों में थूकने और फिर इसे सोशल मीडिया पर साझा करने जैसा है। विश्व व्यापार संगठन में चीन की सदस्यता का समर्थन करने वाला न्यूजीलैंड पहला पश्चिमी देश भी था, जो चीन के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, लेकिन ज्यादातर दुनिया के लिए एक आपदा थी, जो चीन की सभी नीतियों के लिए एक तरह का एमओ है। क्या न्यूजीलैंड चीन को पसंद करता है क्योंकि वे बुरे लड़कों में हैं या कुछ और? बड़े हो जाओ न्यूजीलैंड। बैड बॉय डेट करने में मजेदार हो सकते हैं, लेकिन वे कभी भी एक अच्छे दीर्घकालिक साथी नहीं बन सकते। और फिर भी न्यूजीलैंड पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो गया है। चीन न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और बहुत कुछ। पिछले साल चीन ने न्यूजीलैंड के सभी निर्यात का लगभग 1/4 हिस्सा खरीदा। मांस और डेयरी जैसे कृषि उत्पाद न्यूजीलैंड के सबसे बड़े निर्यात हैं।
ताइका वेटिटी फिल्म्स को मात देने के अलावा चीन न्यूजीलैंड के सभी डेयरी निर्यात का लगभग 1/3 हिस्सा खरीदता है और इसका लगभग 40% मांस न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था का केंद्र बना लिया है, जो न्यूजीलैंड के राजनेताओं के लिए चीन के मानवाधिकारों के हनन के बारे में अपना मुंह बंद रखने का एक बड़ा कारण है। तो दयालु राजनीति वास्तव में अदूरदर्शी राजनीति के लिए संक्षिप्त है। पकड़ लिया। न्यूजीलैंड एक प्रमुख लागत जीवन संकट में है और यह कोविड की वजह से कमजोर अर्थव्यवस्था से भी निपट रहा है। अगर चीन अभी न्यूजीलैंड के आयात पर रोक लगा देता है तो यह अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी होगा। न्यूजीलैंड के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंच के प्रमुख के रूप में न्यूजीलैंड का इस संबंध में बहुत कुछ दांव पर है। इसमें भरोसा करने के लिए कोई घरेलू बाजार नहीं है और यह नहीं कर सकता दुनिया में कहीं और चीनी खपत को प्रतिस्थापित करता है। तो हाँ, चीन के पास एक चट्टान और कड़ी जगह के बीच न्यूजीलैंड है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि ए चीन यही करता है और बी न्यूजीलैंड 90% चट्टानों और कठोर स्थानों की तरह है। और यह किसी अमूर्त भय की तरह नहीं है कि यदि न्यूजीलैंड बीजिंग को पसंद नहीं करता है तो चीन जवाबी कार्रवाई के लिए व्यापार का उपयोग करेगा। न्यूजीलैंड ने चीन को 2020 में ऑस्ट्रेलिया के साथ ठीक वैसा ही करते देखा। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन द्वारा कोविड की उत्पत्ति की स्वतंत्र जांच के लिए बुलाए जाने के बाद चीन ने ऑस्ट्रेलिया शराब, झींगा मछली, लकड़ी, जौ और कोयले पर एक अनौपचारिक व्यापार प्रतिबंध लगा दिया। मुझे यकीन नहीं है कि चीन ने सोचा था कि यह प्रतिबंध किसी तरह राडार के नीचे उड़ जाएगा, लेकिन कुछ भी दोषी नहीं कहता है जैसे मैं आपको जांच करने की कोशिश करने के लिए दंडित करने जा रहा हूं। अब न्यूजीलैंड का निर्यात भी चीन के लिए बड़ी बात है। एक बिंदु पर चीन ने कहा कि न्यूजीलैंड ने अपने डेयरी आयात का आधा बनाया है। न्यूजीलैंड डेयरी के बारे में चीन इतना पागल क्यों है, इस बारे में अधिक जानने के लिए हमने न्यूजीलैंड के एक किसान के साथ यह साक्षात्कार देखा। मैं नीचे विवरण में एक लिंक डालूंगा। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, न्यूजीलैंड मूल रूप से चीन के कुल्हे में शामिल हो गया है और यही कारण है कि जब सरकार कुछ भी कहती है तो चीनी सरकार संवेदनशील हो सकती है। चीजें जैसे वे सक्रिय रूप से नरसंहार कर रहे हैं। वूप्स। एक बार फिर इस वीडियो को बिल्कुल भी शेयर न करें। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को परेशान नहीं करना चाहेंगे। जब न्यूजीलैंड ने कहा कि वो चाहता है कि उसकी विदेश नीति 5 आइज से अलग हो, तो कई लोगों ने इसे न्यूजीलैंड के रूप में पढ़ा कि वो जल्द ही चीन के खिलाफ अमेरिकी गठबंधन में शामिल नहीं होगा। यहां तक कि क्षेत्र में चीन की जबरदस्त आक्रामकता के बारे में बात करते हुए अर्डन ने शिष्टता से इसे मुखरता कहा और चीन को एक व्यापार खतरा कहने के बजाय उसने उन देशों में विविधता लाने की आवश्यकता बताई जिन्हें न्यूजीलैंड लचीलापन के रूप में बेचता है। वे कुछ प्रभावशाली प्रयोक्ति हैं। यह एक रियर नग्न चौक को लाभों के साथ गले लगाने जैसा है। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री हालांकि कुछ ज्यादा ही कुंद थे। उसने भविष्यवाणी की कि न्यूजीलैंड खुद को चीन के साथ व्यापार तूफान के केंद्र में पाएगा और निर्यातकों को अन्य बाजारों की तलाश शुरू करने की चेतावनी दी। लेकिन अर्डन अब पद से बाहर हैं और आप शायद सोच रहे होंगे कि नए प्रधानमंत्री का चीन पर क्या प्रभाव है। खैर, अक्टूबर में अगले चुनाव तक लेबर पार्टी के नेता क्रिस हिपकिंस प्रधानमंत्री हैं। शुरुआत में कुछ आशावाद था कि वो चीन के खिलाफ खड़े होने में बेहतर प्रदर्शन करेगा, ये कहते हुए कि वो असहमतियों को आवाज देगा। लेकिन एक ही सांस में उन्होंने रिश्ते को बेहद अहम करार दिया और उन्होंने कहा कि चीन की यात्रा एक उच्च प्राथमिकता है। मैं पागल नहीं हूं न्यूजीलैंड। मैं निराश भी नहीं हूं, क्योंकि निराश होने के लिए मुझे हैरान होना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा, हमारी विदेश नीति की स्थिति सिर्फ इसलिए नहीं बदली है क्योंकि प्रधानमंत्री का परिवर्तन है, क्योंकि न्यूजीलैंड में दोनों राजनीतिक दल वास्तव में भ्रष्टाचार पर सहमत हैं। तो हाँ, अपनी सांस को रोककर न रखें। न्यूजीलैंड जल्द ही चीन के खिलाफ खड़ा नहीं होने वाला है, कम से कम तब तक नहीं जब तक कि उसे मजबूर न किया जाए। तुम्हें पता है, शायद बुलाया जा रहा है, 4 आंखें इतना बुरा नहीं है। और अब मेरे लिए एक ऐसे प्रशंसक के सवाल का जवाब देने का समय आ गया है जो क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म पेट्रियन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल पर चीन के बिना सेंसर का समर्थन करता है। पेट्रियन पर शिनी द पू पूछती है, यदि चीन ताइवान पर आक्रमण करने का फैसला करता है और अमेरिका ताइवान की सहायता के लिए आता है, तो अमेरिका में रहने वाले सभी चीनी नागरिकों का क्या होगा? याद कीजिए पर्ल हार्बर हमले के बाद रूजवेल्ट ने क्या किया था। खैर जिनी, अगर आप चिंतित हैं कि अमेरिका चीनी नागरिकों या चीनी अमेरिकियों को घेरने जा रहा है और उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध की तरह नजरबंद शिविरों में डाल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि यह उस पर आने वाला है। भले ही अमेरिका वास्तव में चीन के साथ युद्ध में शामिल हो जाए। एक के लिए उन नजरबंदी शिविरों को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था 2018 में। ठीक है, तो इसमें उन्हें कुछ समय लगा, लेकिन ये भी कोई कारण नहीं है कि अमेरिकी सरकार लोगों को शिविरों में बंद करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है।
यही 21वीं सदी है। इसके बजाय अमेरिकी सरकार हर किसी के फोन की जासूसी कर सकती है। आपके प्रश्न और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, शिनी दपू। क्राउड फंडिंग साइट पेट्रियन पर योगदान करने के लिए patreon.com/China Uncensored पर जाएं या अनन्य सोशल मीडिया साइट लोकल पर हमसे जुड़ने के लिए chinauncensored.locals.com पर जाएं। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं। आपसे अगली बार मिलेंगे।